Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss previous year question series 2020 quiz class 50 है. Okay, so start. First question है, if teacher constantly makes an effort to improve the quality of learning through use of various interventions, the approach adopted by him or her can be in the ambit of which type of research. मतलब एक टीचर है जो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही है कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग मेथड है, वो इम्प्रूव करे, वेरियस प्रोसेस अप्लाई कर रही हैं वो, इसलिए इसीलिए वो कुछ रिसर्च के टेक्निक्स को अप्लाई करना चाह रही है. तो कौन से रिसर्च टेक्निक वो अप्लाई करेंगी. मतलब एक टीचर है जो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए. कौन सा रिसर्च मेथड वो यूज़ करेंगे. ऑप्शन 1 देखते हैं. फर्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च. तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, जहाँ पर हम कोई नए थ्योरी देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी बिल्डिंग होती है जहाँ, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च. नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, जहाँ क्या होता है, जब हाँ फंडामेंटल रिसर्च जो हमने बनाया है उसको जब हम अप्लाई करते हैं वो होता है अप्लाइड रिसर्च. थर्ड है एक्शन रिसर्च, जहाँ हम अप्लाई करने के बाद उसको एक्शन में लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉब्लम जब हो रही होती है तो उसे सॉल्व भी कर लेते हैं. नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव रिसर्च. इवैल्यूएट करते हैं, मतलब कोई स्कीम है या कुछ भी है, उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद वो कितना प्रोग्रेसिव हुआ या नहीं हुआ वो हम जब देखते हैं, दैट इज़ इवैल्यूएटिव रिसर्च. तो यहाँ पर क्या है, टीचर इम्प्रूव कर रही है अपने टीचिंग को, मतलब एक्शन ले रही है वो. सो दैट इज द राइट आंसर इज 3, एक्शन रिसर्च. ऑप्शन 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2. 2 लिस्ट है, दोनों लिस्ट में मैचिंग करनी होगी. ओके, फर्स्ट लिस्ट में है एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. एक तरफ है कम्युनिकेशन के बैरियर्स, मतलब जो कम्युनिकेशन को रोकती हैं, जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेट करने में, और दूसरी तरफ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, जो नाम है उसके टाइप्स दूसरी तरफ है. तो फर्स्ट है अनक्लियर प्रिंटिंग इन ए न्यूज़पेपर. मतलब एक न्यूज़पेपर हमने खरीदी है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है, वो ब्लर टाइप का कुछ है या मिसप्रिंट है, तो दैट इज़ अनक्लियर. नेक्स्ट है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज. मतलब मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ, आप दूसरी बात समझ रहे हैं. जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई हैव देयर, आई हैव टू गो देयर. ओके, मैंने THERE बताया, लेकिन आप अगर THEIR लिखें तो दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. नेक्स्ट है पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन ऑफ द मैसेज. मतलब जो ऑडियंस है हमारे वो पैसिव है, वो कोई आंसर या रिप्लाई नहीं दे रही है. मतलब मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ और इसके बाद वीडियो पब्लिश होगा, जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा. दैट इज़ कॉल्ड पैसिव ऑडियंस, जो ऑडियंस कोई रिप्लाई नहीं करती है. नेक्स्ट है प्रेजुडिस अगेंस्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स. मतलब कुछ लोग होते हैं या कुछ पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी एथनिक ग्रुप से को वो नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में. मतलब सोचिए मैं एक ग्रुप की हूँ, किसी भी एथनिक ग्रुप हो सकती हूँ, मैं किसी भी रिलीजन के हो सकती हूँ, मैं दूसरे रिलीजन को नेगेटिवली देखूँगी. दैट इज़ द प्रेजुडिस अगेंस्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स. जब मैं किसी एथनिक ग्रुप को या किसी कल्चरल ग्रुप को नेगेटिवली देखूँ. ओके, नेक्स्ट इधर है फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉइज़. साइकोलॉजिकल नॉइज़ व्हाट इज़, जब साइकोलॉजी मतलब मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा मन दूसरा कहीं भटक रहा है. सो दैट इज़ साइकोलॉजिकल नॉइज़. मेरी साइकोलॉजी के अंदर मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ काम, लेकिन मेरा मन दूसरी तरफ है. नेक्स्ट है कल्चरल स्टेरियोटाइप. मतलब कल्चरली किसी कल्चर के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, अच्छी भी बहुत मतलब किसी कल्चर को लेकर बहुत पॉजिटिव भी हो सकती हूँ या किसी कल्चर को लेकर मैं बहुत नेगेटिव भी हो सकती हूँ. मुझे कोई कल्चर की सब कुछ ख़राब लगती है, मैं उस कल्चर के से बिलोंग ना करूँ. तो सोचिए कि मैं
किसी पर्टिकुलर रिलीजन की हूँ, मैं दूसरे रिलीजन को खराब आंखों से देखूंगी, नेगेटिवली देखूंगी। थर्ड है फिजिकल नॉइज़। फिजिकली मतलब मेरे आसपास अगर बहुत ज़्यादा साउंड हो तो मैं नहीं पढ़ सकूंगी, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या कोई ड्रम बज रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है सिमेंटिक नॉइज़, जब हमें शब्द के मतलब नहीं समझ में आते हैं, वर्ड के मीनिंग नहीं जब हम समझते हैं, दैट इज सिमेंटिक नॉइज़। तो मैच करते हैं, सो मैचिंग में दिया हुआ है, दैट्स ओके। तो मैचिंग में अनक्लियर प्रिंटिंग में क्या आएगा, जब लिखा स्पष्ट ना हो, मतलब क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, लिखा ठीक ठाक नहीं है, तो फिजिकल नॉइज़ है। नेक्स्ट है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज को मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रही हूँ, दैट इज़ माई सिमेंटिक नॉइज़, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट है पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन, जब मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, मतलब मेरा मन कहीं भटक रहा है, सो दैट इज साइकोलॉजिकल नॉइज़। एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप, मैं ग्रुप को लेकर पॉजिटिव हूँ, तो ये होगा कल्चरल स्टीरियोटाइप। तो करेक्ट आंसर होगा 3, सो करेक्ट ऑर्डर इज 3, 4, 1, 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर्स कमीशन के बारे में। So which of the following 4 pillars of education mentioned in the Taylor's Commission report reflected the Indian value of Vasumdhara Kutumbakam? Okay, so Taylor's Commission के बारे में जानते हैं। So Taylor's Commission 1996 में आई है। ओके, सो Taylor's Commission कब आई है, 1996 में आई है। ओके, नेक्स्ट, सो ये देखते हैं 1996 में आई है, और इस कमीशन में 4 पिलर के बारे में बात गई है। ओके, एजुकेशन के 4 पिलर्स के बारे में बात की, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो है लर्निंग टू नो, मतलब लर्निंग टू नो, कुछ जानना। नेक्स्ट लर्निंग टू डू, लर्निंग के लिए कुछ करना। नेक्स्ट लर्निंग टू बी, मतलब लर्न करना। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, मतलब एक साथ रहना, एक साथ रहने सीखना, हम एक साथ रहेंगे ऐसा सीखना। और वसुंधरा कुटुंबकम भी ऐसा ही कहता है कि द होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड, हमारा जो वसुंधरा होगा वो हम एक साथ रहेंगे, दैट इज, सो द राइट आंसर इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते द स्कूल फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज द लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन से स्टेप में हम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, कौन के स्टेप में रिसर्च के। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग द प्रोसीड्यूर्स फॉर सैम्पलिंग, मतलब जब हम कोई सैम्पल लेते हैं तो जब सैम्पल चूज़ करते हैं, जब डिफ़ाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं जैसे कौन सा सैम्पल लेंगे, सिंपल रैंडम करेंगे या सर्टिफाइड रैंडम करेंगे, जब करेंगे तो तब जब हम सैम्पल को डिफ़ाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, तब क्या हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं? नहीं, तब तो कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, जब हम रिसर्च कौन से एरिया में रिसर्च करेंगे वो रिसर्च ढूंढते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, तब क्या हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं? बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब जब हम डाटा इंटरप्रेट करते हैं, कोई डाटा मिली है हमें रिसर्च के लिए और तब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स, मतलब न्यूमेरिकल डाटा के हिसाब से हम जब डिस्क्राइब करते हैं, तब क्या हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 4th पॉइंट इज हाइपोथेसिस मेकिंग एंड टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब एडुकेटेड गेस, जब हम गेस करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ही तो क्या है? एडुकेटेड गेस। सो हाइपोथेसिस जब बनाते हैं और टेस्ट करते हैं तब हम क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की हेल्प ले सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शन। हमारा जो मास मीडिया है, मतलब टीवी, रेडियो, मूवीज़, तो इस सब का फंक्शन क्या है? फर्स्ट है एंटरटेनमेंट, सेकंड है इंफॉर्मेशन, थर्ड है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर,
फोर्थ है सोशल इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ है एजुकेशन। तो कौन सा पहले हो सकता है? अब सोचिए एक न्यूज़ चैनल के बारे में, उसका फर्स्ट क्या है, मतलब फोकस क्या है, मेन फंक्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट टू इन्फॉर्म, न्यूज़ चैनल हमको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कोई घटना के बारे में, तो फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो सकता है? एडुकेट करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एंटरटेनमेंट। ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के बिना कोई मास मीडिया नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर के बारे में लोगों को बताना, किसी कल्चर का एक्सपेंशन करना। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा सोशल इंटीग्रेशन, मतलब लोगों को एक करना, एकता लाना। ओके, सो दैट इज सोशल इंटीग्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो फर्स्ट हुआ इंफॉर्मेशन, देन एजुकेशन, देन एंटरटेनमेंट, देन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड लास्ट में होगा सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्च इंजिन्स आर ऑल्सो नोन एज वेब ब्राउजर्स। जो सर्च इंजिन होते हैं, गूगल होता है, तो ये क्या, बिंग, ये तो एग्जाम्पल है, याहू, ये क्या, इसको हम वेब ब्राउज़र तो नहीं कहते, तो गूगल को हम वेब ब्राउज़र नहीं कहते। तो सर्च इंजिन्स आर ऑल्सो नोन एज वेब ब्राउज़र, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि एक दिया हुआ है वैलिड आईपी एड्रेस। तो व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस एक चीज़ होता है, वो है आपका कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक जो एक नेटवर्क के एक ही होगा। ओके, सो आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का या फ़ोन का जो वैलिड आईपी एड्रेस, मतलब जो आपका पर्सनल एड्रेस होगा उस लैपटॉप का, तो वो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। लेकिन ये ठीक है या नहीं है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसका मैं दिखा देती हूँ क्यों। क्योंकि इस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो रेंज होता है, जो आईपी एड्रेस का रेंज होता है वैलिड, वो है 0 से लेकर 255 तक। ओके, सो दैट इज द वैलिड नंबर। ओके, सो मैं ये हटा देती हूँ। सो 0 से लेकर 255, इधर देखिए 365 लिखा हुआ है, तो नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। ओके, सो तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये इधर 2 होगा, इधर आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आंसर 2 होगा। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ टीचर ट्रांसफॉर्मेशन all approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students learning। मतलब एक टीचर है जो टीच करती हैं, वो क्या कर सकती है? स्टूडेंट को इफेक्टिव लर्निंग देना चाहती है, स्टूडेंट को अच्छी पढ़ाना चाहती है। तो उसके लिए which of the following activities will be deemed appropriate in that context। मतलब टीचर है, वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं इफेक्टिव वे में, तो इसके लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसा रिलेशन या क्या एक्टिविटीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट। मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को रेस्पेक्ट देंगे और ट्रस्ट होगा दोनों के बीच में, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोमोटिंग कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स फॉर एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब जो स्टूडेंट है वो अगर पढ़ लिया तो उसको रिवॉर्ड देंगे, गिफ्ट देंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ओके, सो दैट्स रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इंटरवेनिंग इन द स्टूडेंट टास्क ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। मतलब जब स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जब उसे प्रॉब्लम हो सिर्फ तभी इंटरवेन करना, बाकी समय नहीं दिखाना वो कि कैसे पढ़े ना पढ़े, उनको हेल्प ना करना ऑल टाइम। सो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशन। मतलब स्टूडेंट को बताना कि उनसे हम क्या चाहते हैं, आप
वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और अच्छे रिजल्ट कीजिए, इनके बारे में बात करना ये ज़रूरी है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रोमोटिंग केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल कंसिडरेशन। मतलब प्रोमोट करना क्या, केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब स्टूडेंट के साथ धीरे धीरे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको प्रोमोट करने की बात करी है। मतलब जो स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो या सब्जेक्ट वाइज कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करना चाहिए, ये भी चाहिए। तो कौन कौन से हुए, 1, 4 एंड 5। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। व्हाट इज स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये क्या है? एक टीचिंग के लिए, टीचिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहा है? इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है, तो ये तो नहीं है। स्वयं इज ए टीचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, ई तंत्रा इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स बाय IIT मुंबई थ्रू MHRD NMI सिटी। मतलब क्या है? ये जो ई तंत्रा है, ये किस लिए गठित किया गया है? एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। किस विषय में? रोबोटिक्स के विषय में, IIT मुंबई के द्वारा। लेकिन ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ई तंत्रा क्या है? ई तंत्रा इज अ ई हब इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग जो तंत्र है, तांत्रिक कोर्सेस के बारे में लोगों को एडुकेट करने के लिए ई तंत्रा को लाया गया है। सो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दोनों लिस्ट को मैच करना होगा। एक तरफ है परसेप्शन, सेकंड है इन्फरेंस, नेक्स्ट है कंपैरिजन, फोर्थ है वर्बल टेस्टिमोनी। अब परसेप्शन के मतलब देखते हैं। परसेप्शन व्हाट इज? मतलब जब प्रत्यक्ष करना होता है, जब हम कुछ चीज़ को सामने से देखते हैं। ओके, दैट इज परसेप्शन। नेक्स्ट है इन्फरेंस, मतलब अनुमान करना, कोई सोचना, अनुमान कर रही हूँ मैं, दैट इज इन्फरेंस। थर्ड क्या है? कंपैरिजन, मतलब जब हम कंपेयर करते हैं दोनों या तीनों चीज़ों में, दैट इज कंपैरिजन। एंड वर्बल टेस्टिमोनी का मतलब क्या है? जब कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन जब कुछ बात कहती है, ओके, जब कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जो बात को रखता है, ऐसा कोई मतलब बात को कहकर फुलफिल करता है बाद में, ऐसा कोई व्यक्ति का जब कोई कहता है, तब उसे वर्बल टेस्टिमोनी के अंदर ला सकते हैं। तो मैच करते हैं परसेप्शन के साथ कौन जाता है। अगर लिस्ट 2 में देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कॉग्निशन which presupposes some other cognition। मतलब क्या है? मतलब किसी चीज़ को देखकर अगर किसी चीज़ की याद आए, मतलब सोचिए मैं कहीं गई थी और किसी चीज़ को देखकर मुझे ये याद आया, मतलब चाँद को देखकर अगर किसी का चेहरा याद आया, तो दैट इज़ मतलब अनुमान कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट डिनोटेशन। मतलब वर्ड और उसका डिनोटेशन, ये दोनों चीज़ में जब कोई हो, मतलब दोनों के में मैं क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन कर रही हूँ। मतलब एक बात कही मैंने, एप्पल कहा और एप्पल जैसे एप्पल रख दिया, एप्पल के साथ मैंने एप्पल का तुलना किया, दैट इज कंपैरिजन होगा। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ ए ट्रस्टवर्थी पर्सन, मतलब जो बात को बोलकर रखता है वैसा वाला। सो ये तो वर्बल टेस्टिमोनी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ है नॉन इरोनियस कॉग्निशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ को देखकर उसे पहचानना। ओके, मतलब मेरे सेंस
सेंस ऑर्गन को देखकर मैं ये चीज़ पहचान रही हूँ। मैंने एप्पल को देखकर पहचाना कि ये एप्पल है, या जैक फ्रूट को देखकर पहचाना कि ये जैक फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरी है। मतलब फ़ोटो देखी थी और अब सामने है, देखकर समझ रही हूँ। सो ये होगा परसेप्शन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मतलब परसेप्शन के साथ जाएगा 4, इन्फरेंस के साथ जाएगा 1, कंपैरिजन के साथ जाएगा 2 एंड वर्बल टेस्टिमोनी के साथ जाएगा 3। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाइव देवदत्ता इज आइदर इन द हाउस और एल्सवेयर। मतलब देवदत्ता बोलकर एक कोई आदमी या बॉय है जो घर में है या कहीं और है। अलाइव देवदत्ता इज नॉट इन द हाउस, वो घर पर नहीं है। देयरफॉर अलाइव देवदत्ता इज एल्सवेयर। मतलब पहले कह रहे हैं कि अलाइव देवदत्ता जो है वो घर में है या दूसरे कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद मैं कह रही हूँ देवदत्ता घर पर नहीं है। इसका मतलब यही है कि देवदत्ता किसी और जगह पर है। सो ये क्या होगा, कौन सा प्रमाण होगा? तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है परसेप्शन एंड इन्फरेंस। मतलब परसेप्शन के मतलब इन्फरेंस मतलब क्या? प्रत्यक्ष अनुमाना। मतलब कुछ चीज़ परसेप्शन मतलब क्या? जब हम आंखों के सामने देखते हैं। ओके, एंड इन्फरेंस मतलब क्या? इन्फर करते हैं, जब कोई अनुमान करते हैं कुछ चीज़ के बारे में, इसको देखकर उसके बारे में याद आ रही है। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम? तुलना करते हैं, इसके जैसा वो। नेक्स्ट है वर्बल टेस्टिमोनी। शब्द मतलब शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सब कुछ है। सो सच बोलना या वर्ड मतलब जो बोल रहे हैं उसे पालन करना। और नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन, मतलब उसे अप्लाई करना, वो इम्प्लाई करना अर्थपत्ति से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्थपत्ति। मतलब देवदत्ता घर पर नहीं है, देवदत्ता घर पर हो सकते हैं या कहीं और हो सकते हैं। उसके बाद मैं कह रही हूँ देवदत्ता घर पर नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और है। इसका मतलब इम्प्लीकेशन, हम उसे इम्प्लाई कर रहे हैं, वो घर पर नहीं है तो किसी और जगह होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4। सो दैट्स द लेक्चर। थैंक यू।